सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, अच्छे मार्क्स लाए, जॉब पाई, पैसा कमाया, रिस्पेक्ट हासिल किया, लेकिन फिर भी रात को जब अकेले लेटते हैं तो दिल के अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ये सवाल मन में गूंजता है, क्या यही जिंदगी है? क्या बस यही सब कुछ है? हम सब सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, सोचते हैं अगर प्रमोशन मिल जाए तो खुश रहूंगा, अगर नया घर मिल जाए तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, एक गोल अचीव करते ही दूसरा सामने आ जाता है और ये एंडलेस रेस हमें कभी भी सच में संतुष्ट नहीं होने देती। यही स्ट्रगल लाखों लोग फेस कर रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, लोनलीनेस। और शायद आप भी कभी कभी ये सोचते हो कि हैप्पीनेस आखिर मिलती कहाँ है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की जर्नी पर ले जाने वाला हूं जिसने पूरी वेस्टर्न दुनिया को बदल दिया था और जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इस किताब का नाम है बी हियर नाउ, जिसे लिखा है रामदास ने। रामदास की स्टोरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हार्वर्ड प्रोफेसर की लक्जरी लाइफ से लेकर साइकेडेलिक्स एक्सपेरिमेंट्स तक, और फिर इंडिया की स्पिरिचुअल यात्रा जहां उनकी मुलाकात हुई नीम करौली बाबा से। इस पूरी जर्नी ने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया और उन्होंने दुनिया को एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाया। प्रेजेंट मोमेंट ही असली गिफ्ट है। इस वीडियो में हम इस किताब से वो सीखेंगे कैसे पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज से निकलकर आप अभी के पल में जी सकते हैं, कैसे मेडिटेशन, योगा और डिवोशन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, और कैसे लव, कंपैशन और सेवा आपके दिल को इतना लाइट बना सकते हैं कि आप हर दिन खुशी और शांति महसूस करो। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं होगी, बल्कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड होगी स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को पीसफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों और कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस लाते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी बी हियर नाउ। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। जरा सोचिए, आपकी सारी अचीवमेंट्स, पैसा, रिलेशनशिप्स, फेम, अगर एक दिन आपको लगे कि इनमें से कुछ भी आपको सच्ची शांति नहीं दे पा रहा, तब आप क्या करेंगे? हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं। जॉब, सक्सेस, फैमिली या फिर स्टेटस के पीछे, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन फिर भी बना रहता है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने ये सब कुछ पाया और फिर भी खुद को अधूरा पाया, और जब उसने इनर जर्नी शुरू की तो पूरी दुनिया के लिए स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन बन गया। ये कहानी है रामदास की और उनकी सबसे फेमस किताब बी हियर नाउ की। रामदास का असली नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर था। बहुत इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और प्रेस्टिजियस लाइफ जी रहे थे, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उन्हें लगता था कुछ मिसिंग है। एक 960S के दौर में उन्होंने अपने दोस्त टिमोथी लीरी के साथ मिलकर LSD और साइकेडेलिक एक्सपेरिमेंट्स किए। इन ड्रग्स के इफेक्ट से उन्हें एक अलग दुनिया दिखाई दी, जैसे सच के दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुल गए हों। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, वो एक्सपीरियंस टेम्पररी था। जैब ड्रग का असर तम होता तो वापस वही खालीपन, वही सवाल, मेन कौन हूं? लाइफ का असली पर्पस क्या है? इसी सर्चिंग ने उन्हें एक और रास्ते पर ला खड़ा किया, और वो रास्ता था इंडिया की ओर। इंडिया आकर रिचर्ड एल्पर्ट मिले एक महान गुरु नीम करौली बाबा से। उनके एक छोटे से अनुभव ने रिचर्ड की पूरी जिंदगी बदल दी। गुरु ने उन्हें वो पीस और लव दिया जो दुनिया की किसी भी किताब, जॉब या ड्रग ने नहीं दिया था। इसी पल रिचर्ड एल्पर्ट बने रामदास, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड। उनकी लाइफ का फोकस बदल गया। अब उनका मिशन था दुनिया को एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देना। बी हियर नाउ मतलब सच्ची आजादी और खुशी सिर्फ
और सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में है, ना कि पास्ट के रिग्रेट्स में और ना हाई फ्यूचर की चिंता में। सोचिए, हम रोज कितनी बार पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, कश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर अगर फ्यूचर में ये नहीं हुआ तो। और इसी चक्कर में हम अपना प्रेजेंट खो देते हैं। रामदास कहते हैं, लाइफ का असली मैजिक इसी मोमेंट में छिपा है। जैसे अभी अगर आप बस अपनी सांसों को महसूस करो तो आप रियलाइज करोगे कि पीस हमेशा आपके अंदर हाई था। यही है इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट। प्रेजेंट में जीना ही रियल फ्रीडम है। तो दोस्तों, आज की इस जर्नी की शुरुआत हमने की है रामदास के ट्रांसफॉर्मेशन से। आगे के हिस्सों में हम और गहराई में समझेंगे बी हियर नाउ का असली मतलब क्या है, ईगो और सफरिंग का कनेक्शन, और डेली लाइफ में कैसे हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये सफर आपको भी प्रेजेंट मोमेंट का मैजिक फील कराएगा। चैप्टर 2, द सर्च फॉर ट्रूथ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, पैसा, करियर, फैमिली, रिस्पेक्ट, फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन है? यही सवाल एक वक्त पर रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास बने, उनके सामने भी था। और यहीं से शुरू हुआ उनका सर्च फॉर ट्रूथ। रिचर्ड एल्पर्ट एक परफेक्ट वेस्टर्न सक्सेस स्टोरी थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दुनिया की टॉप क्लास रिस्पेक्ट, लक्सुरीज और फेम उनके पास था। लेकिन जब वो अपने आप से पूछते, क्या मैं सच में खुश हूं, तो जवाब था नहीं। और आप नोटिस कीजिए, हम सब भी इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं बस जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, फिर कहते हैं प्रमोशन मिल जाए तो मैं कंप्लीट फील करूंगा, उसके बाद अच्छा घर, कार आ जाए तो टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब एक गोल अचीव होता है तो एक नया गोल सामने आ जाता है और दिल का खालीपन वही का वही रह जाता है। यही रेस रिचर्ड की लाइफ में भी चल रही थी। इसी सर्च में रिचर्ड ने अपने कोलीग टिमोथी लीरी के साथ एक 960S में LSD और साइकेडेलिक एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका कहना था, ड्रग लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सच के दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुल गए हों। उन्हें महसूस होता था कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, ईगो डिसोल्व हो गया है और जैसे कॉस्मिक यूनिटी का एहसास हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जब ड्रग का असर खत्म होता तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता। फिर वही एम्प्टी फीलिंग, वही दुख। ये ऐसा ही था जैसे आप रोलर कोस्टर राइड पर जाते हैं। 5 मिनट के लिए थ्रिल और एक्साइटमेंट मिलता है, लेकिन राइड खत्म होते ही आप फिर उसी ग्राउंड पर वापस आ जाते हो। साइकेडेलिक्स का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था। टेम्पररी ग्लिम्प्स, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। रिचर्ड ने धीरे धीरे रियलाइज किया, सच्चाई के दर्शन के लिए मुझे एक परमानेंट रास्ता चाहिए, ना कि टेम्पररी एस्केप। और यहीं से उनके अंदर इनर जर्नी की जरूरत पैदा हुई। उन्हें समझ आया कि हैप्पीनेस का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। ना वेल्थ में, ना स्टेटस में और ना ही केमिकल एक्सपीरियंसेस में, बल्कि अपनी कॉन्शियसनेस के भीतर। यही रियलाइजेशन उनके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप बना और यही रियलाइजेशन उन्हें खींच कर ले गई इंडिया की ओर, जहां एक गुरु ने उन्हें वो पीस दी जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिली थी। चैप्टर 3, जर्नी टू इंडिया मीटिंग द गुरु। रिचर्ड एल्पर्ट की जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां पश्चिमी दुनिया के सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्हें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे चुके थे, लेकिन परमानेंट पीस कहीं नहीं मिला। इसी सर्च ने उन्हें एक लंबी यात्रा पर भेजा, इंडिया की यात्रा। 1970 के आसपास रिचर्ड इंडिया पहुंचे। शुरुआत में उनके लिए सब कुछ नया और अजीब था, लेकिन फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे साधु से जिनका नाम था नीम करौली बाबा। वो साधारण से कपड़े पहनते थे, पर उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि लगता था जैसे वो इंसान के अंदर तक झांक लेते हों। रिचर्ड ने जब पहली बार उनसे मुलाकात की तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके मन के सारे सीक्रेट्स जानता हो। नीम करौली बाबा ने रिचर्ड से ऐसी बातें कही जो सिर्फ वही जानते थे। ऐसी बातें
जो उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। उस पल रिचर्ड को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो सच्चाई को बहुत गहराई से जानता है। यहीं से शुरू हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। पश्चिमी दुनिया में लोग टीचर्स को सिर्फ नॉलेज देने वाला मानते हैं, लेकिन इंडिया की परंपरा में गुरु सिर्फ टीचर नहीं होते, वो गाइड होते हैं जो शिष्य को उसकी असली पहचान तक ले जाते हैं। रिचर्ड ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि असली गुरु वो है जो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि शिष्य के अहंकार को डिसोल्व कर देता है। नीम करौली बाबा के सामने रिचर्ड का ईगो धीरे धीरे टूटने लगा। हार्वर्ड प्रोफेसर होने का प्राइड, साइंटिस्ट होने का स्टेटस, सब डिसोल्व होने लगा। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के सामने बिना किसी दिखावे के बैठता है, वैसे ही रिचर्ड गुरु के सामने पूरी तरह सरेंडर हो गए। ये सरेंडर आसान नहीं होता, क्योंकि हम सब अपनी आइडेंटिटी, अपनी अचीवमेंट्स, अपने स्टेटस को कसकर पकड़े रहते हैं। लेकिन जब आप एक सच्चे गुरु के सामने जाते हो तो रियलाइज होता है कि ये सब तो टेम्पररी लेबल्स है। गुरु आपको आपकी असली पहचान तक ले जाता है, उस पहचान तक जो ना साइंटिस्ट है, ना प्रोफेसर, ना रिच है, ना पुअर, बस प्योर आत्मा है। नीम करौली बाबा से मुलाकात रिचर्ड के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। उसी पल उन्होंने समझा कि उनकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ खुद की खोज नहीं, बल्कि दूसरों तक ये सच्चाई पहुंचाना है। और यहीं पर रिचर्ड एल्बर्ट रामदास बन गए, भगवान के सेवक। चैप्टर 4, द मैसेज ऑफ बी हियर नाउ। रामदास की किताब बी हियर नाउ का सबसे गहरा संदेश है प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो या तो अतीत में अटका रहता है या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी सिर्फ अभी में हो रही है। सोचिए, कितनी बार हम अपने पास्ट के रिग्रेट्स को बार बार याद करके खुद को दुखी करते हैं। काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने वो मौका पकड़ लिया होता। और फिर कितनी बार हम फ्यूचर को लेकर चिंता करते हैं, अगर कल एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो क्या होगा, अगर जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। असल में ये दो जाल है, पास्ट और फ्यूचर, जिनमें हमारा माइंड हमें फंसाए रखता है। और इन दोनों में फंसकर हम अपना असली गिफ्ट खो देते हैं, वो है प्रेजेंट मोमेंट। रामदास कहते हैं कि अगर आप इस मोमेंट को पूरी तरह जीना सीख जाओ तो आपको वो शांति और खुशी मिलेगी जो किसी और चीज में नहीं मिल सकती। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका माइंड बार बार सोच रहा है कि कल ऑफिस में क्या होगा, या फिर पिछली बार दोस्त ने आपसे क्या गलत कहा था। नतीजा ये होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट का मजा ही नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप बस कॉन्शियसली वही बैठे हो, उसे सुन रहे हो, उसकी हंसी और बातों को महसूस कर रहे हो, तो आपको एक गहरी खुशी और कनेक्शन मिलेगा। यही है माइंडफुलनेस, पूरी तरह इस पल में जीना। रामदास माइंडफुलनेस को सिर्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक जीने का तरीका है। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, चलो तो सिर्फ चलो, सुनो तो पूरी तरह सुनो। जब भी आप ऐसा करते हो तो आप अपने माइंड को शांत करते हो और कॉन्शियसनेस के उस स्तर को छूने लगते हो जहां असली फ्रीडम छिपी है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना ये नहीं है कि आप पास्ट और फ्यूचर को इग्नोर करो। पास्ट से आप सीख सकते हो, फ्यूचर की प्लानिंग भी जरूरी है, लेकिन जब आपका माइंड लगातार उन्हीं में खोया रहता है तब प्रॉब्लम होती है। असली कला है पास्ट और फ्यूचर का इस्तेमाल करना, लेकिन अपना घर बनाना प्रेजेंट मोमेंट में। चैप्टर 5, ईगो स्पिरिचुअल अवेकनिंग। रामदास कहते हैं कि इंसान की सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है उसका ईगो। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता, बल्कि वो सारी आइडेंटिटीज होती है जिन्हें हम पकड़ कर रखते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं कमजोर हूं। ये लेबल्स हमें लगता है कि हम हैं, लेकिन असल में ये हमारी असली पहचान नहीं होते। ईगो हमें हमेशा कंपेयर कराता है। अगर आपके पास कुछ ज्यादा है तो आप सुपीरियर फील करते हो,
और अगर कम है तो इंफीरियर। इसी से जेलसी, कंपटीशन, फियर और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। यही कारण है कि ईगो हमेशा दुख देता है। रामदास इस फर्क को बताते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी वर्सेस सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ आइडेंटिटी मतलब आप खुद को उन्हीं लेबल से डिफाइन करते हो, जॉब, स्टेटस, लुक्स, बैंक बैलेंस। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है आप समझो कि आप इन सब से कहीं बड़े हो। आप सिर्फ बॉडी नहीं हो, सिर्फ माइंड नहीं हो, आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो जो कभी खत्म नहीं होती। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हो। अगर आपके माइंड में ईगो एक्टिव है तो आप हर वक्त कंपेयर करोगे, मेरे कपड़े कैसे हैं, दूसरों के कितने अच्छे हैं, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं या नहीं। नतीजा ये होगा कि आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन अगर आपने ईगो छोड़ दिया तो आप बस एंजॉय करोगे, लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट करोगे और मोमेंट को फील करोगे। यही है लेटिंग गो की शक्ति। जब आप ईगो छोड़ते हो तो आप लाइट हो जाते हो। आपके ऊपर से वो बोझ उतर जाता है जो हर वक्त आपको दबा रहा था। रामदास कहते हैं, लेटिंग गो डजंट मीन यू लूज योर सेल्फ, इट मीन्स यू फाइंड योर ट्रू सेल्फ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी पॉसिबल होती है जब हम ईगो के इल्यूजन से बाहर आते हैं, जब हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ जॉब टाइटल या सोशल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि उस इन्फिनिट एनर्जी का हिस्सा है जो हर जगह मौजूद है। और जब ये रियलाइजेशन होता है तो अंदर से एक गहरी शांति और फ्रीडम मिलती है। ईगो हमें बांधता है, लेकिन लेटिंग गो हमें उड़ना सिखाता है। यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत। चैप्टर 6, डेथ री इनकारनेशन। डेथ एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। हम सोचते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन रामदास का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं, डेथ इज नॉट द एंड, डेथ इज जस्ट अ डोरवे। उनका मानना था कि जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। शरीर एक टेम्पररी व्हीकल है, लेकिन असली आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। यही है री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट। रामदास इस विचार को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, मौत वैसी ही है जैसे आप दिन भर काम करके थक गए हों और रात को सो जाते हो, सुबह फिर नई एनर्जी के साथ जागते हो। उसी तरह डेथ एक नेचुरल ट्रांजिशन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। हमारे डर की जड़ यही है कि हम खुद को सिर्फ बॉडी और माइंड समझते हैं। ईगो हमें कहता है कि अगर बॉडी खत्म हो गई तो सब खत्म हो गया। लेकिन जब आप समझते हो कि आप बॉडी से कहीं बड़े हो, एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, तो डेथ का डर गायब हो जाता है। सोचिए, कितनी बार हम मौत के डर से जीना ही भूल जाते हैं। किसी को खोने का डर, खुद बीमार पड़ने का डर, फ्यूचर का डर। ये डर हमें करंट लाइफ एंजॉय करने से रोक देता है। रामदास कहते हैं कि जब हम मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम पहली बार सच्चे मायनों में जीना शुरू करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक फूल है। अगर आप जानते हो कि ये फूल हमेशा नहीं रहेगा, तो आप उसे और ज्यादा प्यार से देखते हो, उसकी खुशबू को महसूस करते हो, उसे ध्यान से एंजॉय करते हो। उसी तरह जब हमें पता होता है कि हमारी लाइफ भी टेम्पररी है, तो हम हर पल को ज्यादा डीपली जीते हैं। रामदास कहते हैं, डेथ इज जस्ट अ डोरवे टू अनदर जर्नी। इसको समझते ही मौत का डर एकदम डिसोल्व हो जाता है। फिर आप हर पल ग्रैटिट्यूड और लव के साथ जीते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अंत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यही अंडरस्टैंडिंग इंसान को सबसे बड़ी फ्रीडम देती है, फियर ऑफ डेथ से मुक्ति। और यही मुक्ति असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहचान है। चैप्टर 7, मेडिटेशन, योगा, डिवोशन। रामदास कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ फिलॉसफी पढ़ने से पूरी नहीं होती, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। और इस प्रैक्टिस के 3 सबसे बड़े टूल्स हैं, मेडिटेशन, योगा और डिवोशन। मेडिटेशन को वो माइंड को कंट्रोल करने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका मानते हैं।
हमारा माइंड हर वक्त भागता रहता है, कभी पास्ट की यादों में, कभी फ्यूचर की चिंता में। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि माइंड को ऑब्जर्व करो, उसे शांत करो। रामदास कहते थे, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। अगर माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो वही हमें कंट्रोल करने लगता है। मेडिटेशन आपको मास्टर बनना सिखाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। जब आप रोज 10 मिनट बैठकर बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे माइंड का शोर कम हो रहा है। पहले जो थॉट्स अनकंट्रोलेबली आते थे, अब वो धीमे हो जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे गंदे पानी को सेटल होने के लिए कुछ देर छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे वो साफ दिखने लगता है। मेडिटेशन से भी वैसा ही क्लैरिटी आती है। योगा को रामदास सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मानते थे। वो कहते थे कि योगा शरीर और मन को शुद्ध करने का साधन है। जब शरीर फ्लेक्सिबल और हेल्दी होता है तो एनर्जी चैनल साफ हो जाते हैं और मेडिटेशन आसान हो जाता है। इंडिया की परंपरा में योगा सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया था। और तीसरा सबसे बड़ा रास्ता है भक्ति यानी डिवोशन। रामदास का मानना था कि भगवान को, अपने गुरु को या फिर पूरी क्रिएशन को अनकंडीशनल लव देना ही सबसे प्योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जब आप भक्ति करते हो तो ईगो डिसोल्व हो जाता है। आप कंपेयर करना, कंट्रोल करना छोड़ देते हो और बस सरेंडर कर देते हो। एक रियल लाइफ उदाहरण लीजिए। इमेजिन कीजिए कोई मां अपने बच्चे से कितना अनकंडीशनल लव करती है। बच्चे के फ्लॉज, मिस्टेक्स सबको इग्नोर करके भी वो उसे प्यार करती है। भक्ति भी वैसा ही प्यार है, जहां भगवान या यूनिवर्स को बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट और लव करते हो। यही डिवोशन आपके अंदर गहरी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। रामदास कहते थे कि मेडिटेशन माइंड को शांत करता है, योगा बॉडी और एनर्जी को साफ करता है और डिवोशन दिल को खोल देता है। जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने आप होने लगती है। इसलिए वो हमेशा कहते थे, डोंट जस्ट थिंक अबाउट गॉड, लव गॉड। डोंट जस्ट टॉक अबाउट मेडिटेशन, प्रैक्टिस इट। क्योंकि असली बदलाव नॉलेज से नहीं, प्रैक्टिस से आता है। चैप्टर 8, लव, कंपैशन, सेवा। रामदास की टीचिंग्स का सबसे सुंदर हिस्सा है उनका मैसेज ऑफ लव, कंपैशन और सेवा। वो कहते थे कि असली स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेडिटेशन या बुक्स पढ़ने से नहीं आती, बल्कि ये इस बात से झलकती है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। उनका सबसे बड़ा मैसेज था सबको डिवाइन फॉर्म ही देखना। मतलब हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़ पौधे में ईश्वर का अंश देखना। जब आप सामने वाले को सिर्फ बॉडी या स्टेटस के रूप में नहीं, बल्कि भगवान के रूप में देखते हो, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और कंपैशन पैदा होता है। रामदास कहते थे, वी आर ऑल वन। हम सब अलग अलग दिखते हैं, कोई रिच, कोई पुअर, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई वीक। लेकिन गहराई में जाकर देखें तो सबकी आत्मा एक ही यूनिवर्सल सोर्स से आई है। ये वैसा ही है जैसे ओशन में लाखों लहरें होती हैं। हर वेव अलग दिखती है, लेकिन सब उसी ओशन का हिस्सा है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। जब आप किसी सड़क पर गरीब बच्चे को देखते हो, तो अगर आप उसे सिर्फ एक नीडी बच्चा मानते हो, तो शायद थोड़ी देर के लिए सिंपैथी आएगी। लेकिन अगर आप उसे डिवाइन रूप में देखते हो, तो आपके अंदर से प्योर कंपैशन जागेगा। उस समय आप उसे हेल्प सिर्फ ड्यूटी समझकर नहीं, बल्कि भगवान की सेवा समझकर करोगे। यही नजरिए का फर्क असली स्पिरिचुअलिटी है। यही आता है सेवा, सर्विस एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। रामदास हमेशा कहते थे कि दूसरों की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। जब आप किसी की मदद करते हो, चाहे वो छोटा काम ही क्यों न हो, तो आप अपने ईगो को डिसोल्व करते हो। सर्विस आपके दिल को खोल देती है और आपको उस यूनिवर्सल वननेस से कनेक्ट कराती है। इमेजिन कीजिए, कोई बुजुर्ग सड़क पार करने में परेशानी झेल रहा है। अगर आप उसे पकड़कर सेफली पार करवा देते हो, तो उस समय न तो आपका रिलीजन मायने रखता है,
न स्टेटस, नहीं बैकग्राउंड। उस पल आप प्योर लव और कंपैशन के लेवल पर एक्ट कर रहे हो। यही है सेवा का असली एसेंस। रामदास कहते थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन डू इज टू लव, एवरीथिंग एल्स फ्लोज फ्रॉम दैट। जब आप दूसरों को डिवाइन रूप में देखने लगते हो और सेवा को अपना तरीका बना लेते हो, तो आप ना सिर्फ दुनिया को बदलते हो, बल्कि खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। चैप्टर 9, डिटैचमेंट सिंप्लिसिटी। रामदास कहते थे कि अगर आप स्पिरिचुअल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो उसके लिए डिटैचमेंट और सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हम हर समय पोजेशंस और डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं। नई कार चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए, बड़ा घर चाहिए। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़कर रखते हैं, उतना ही ज्यादा हम बंध जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप चीजें छोड़ दो या गरीबी में जियो। इसका मतलब है चीजों को एंजॉय करो, लेकिन उनसे चिपक कर मत रहो। अगर वो चीज चली भी जाए तो आपका पीस डिस्टर्ब न हो। रियल फ्रीडम तब है जब आपकी खुशी किसी मटेरियल चीज पर डिपेंड ना करे। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। इमेजिन कीजिए आपके पास एक बहुत पसंदीदा फोन है। अगर वो फोन कहीं गिरकर टूट जाए तो आप दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट के साथ अपना अटैचमेंट बना लिया। लेकिन अगर आप उस फोन को सिर्फ एक टूल मानते हो, ना कि हैप्पीनेस का सोर्स, तो उसके टूटने पर आपको दुख नहीं होगा। यही है डिटैचमेंट। रामदास सिंप्लिसिटी को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जब हमारी जिंदगी सिंपल होती है तो हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी और एनर्जी होती है हायर थॉट्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। लेकिन जब हम अननेसेसरी चीजों में उलझ जाते हैं तो माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है। मिनिमलिज्म का स्पिरिचुअल पावर यही है। जब आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली शांति आती है। सोचिए, अगर आपके कमरे में 100 चीजें बिखरी पड़ी हो तो माइंड भी क्लटर्ड फील करता है। लेकिन अगर वही कमरा साफ और सिंपल हो तो आपके अंदर भी कामनेस महसूस होगी। रामदास का मैसेज क्लियर था। स्पिरिचुअल जर्नी में ज्यादा पोजेशंस और डिजायर्स बोझ की तरह होते हैं। जितना आप लाइटन होते हो, उतना आप उड़ना शुरू करते हो। सच्ची रिचनेस इस बात में है कि आपके अंदर पीस और लव है, न कि आपके पास कितनी मटेरियल चीजें हैं। डिटैचमेंट और सिंप्लिसिटी से ही आप उस पीस तक पहुंचते हो जो परमानेंट है और जो किसी भी लॉस या गेन से डिस्टर्ब नहीं होती। चैप्टर 10, ईस्ट वर्सेस वेस्ट फिलॉसफी। रामदास की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस बात को समझने में बीता कि ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफीज कितनी अलग है। वेस्ट यानी पश्चिमी दुनिया ने मटेरियलिज्म को बहुत स्ट्रांगली अपनाया है। वहां फोकस होता है प्रोग्रेस, अचीवमेंट, पैसा कमाना, कंफर्ट और बाहरी सक्सेस पर। वही ईस्ट यानी पूर्वी संस्कृति, खासकर इंडिया, ने स्पिरिचुअलिटी और इनर ग्रोथ पर ज्यादा जोर दिया है। रामदास कहते थे कि वेस्टर्न दुनिया ने हमें सिखाया है कि कैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाए। मशीन्स बनाना, टेक्नोलॉजी लाना, लक्जरीज क्रिएट करना। और सच कहें तो इन सब ने हमारी लाइफ को आसान बनाया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इंसान अंदर से एम्प्टी होता जा रहा है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स इसी इम्बैलेंस का नतीजा है। वही ईस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। इंडिया की परंपरा ने मेडिटेशन, योगा, भक्ति, डिटैचमेंट जैसी प्रैक्टिसेस दी, जो इंसान को अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट करती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करे और वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर कर दे, तो वो भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या दोनों फिलॉसफीज एक दूसरे से कुछ सीख सकती हैं? जवाब है हाँ। वेस्ट ईस्ट से ये सीख सकता है कि इनर पीस मटेरियल पोजेशन से नहीं आती, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से आती है। और ईस्ट वेस्ट से ये सीख सकता है कि प्रोग्रेस और एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी जरूरी है ताकि लाइफ प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए।
अगर कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है लेकिन हर समय स्ट्रेस और लोनलीनेस में जी रहा है, तो उसकी अचीवमेंट्स उसे हैप्पीनेस नहीं देंगी। वही अगर कोई साधु सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठा है लेकिन बेसिक जरूरतें पूरी न होने के कारण सफरिंग में है, तो वो भी कंप्लीट हैप्पीनेस फील नहीं कर पाएगा। दोनों ही सिचुएशंस में इम्बैलेंस है। रामदास का मानना था कि असली ग्रोथ तब पॉसिबल है जब ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से बैलेंस बनाना सीखें। मटीरियल सक्सेस और इनर पीस दोनों साथ में चल सकते हैं। यही है यूनिवर्सल बैलेंस। उनका मैसेज सिंपल था, आउटर वर्ल्ड को डेवलप करो लेकिन इनर वर्ल्ड को मत भूलो। टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेकर चलो, तभी इंसान सच में कंप्लीट और फुलफिल्ड लाइफ जी पाएगा। चैप्टर 11, सिंबल्स, आर्ट यूनिक स्टाइल ऑफ द बुक। रामदास की किताब बी हियर नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अगर आपने इसे कभी हाथ में लिया हो तो आपने देखा होगा कि इसकी स्टाइल बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि आर्ट वर्क, मंडलास और इलस्ट्रेशंस भरे हुए हैं जो मैसेज को और गहराई से महसूस कराते हैं। रामदास मानते थे कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ शब्दों से समझाई नहीं जा सकती, उसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यही कारण है कि इस किताब में आर्ट और सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। मंडलास, जियोमेट्रिक पैटर्न्स और ड्राइंग्स हमें रिमाइंड करते हैं कि लाइफ लिनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल और इंटरकनेक्टेड है। हर सिंबल का अपना स्पिरिचुअल मीनिंग है, जैसे कि एक सर्कल इन्फिनिटी और होलनेस का सिंबल है। ये आर्ट वर्क आपको किताब पढ़ते वक्त मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक मंडला को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हो। बिना जाने ही आपका माइंड शांत होने लगता है, थॉट्स स्लो हो जाते हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। यही इस किताब का पर्पस था, रीडर को सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि उसे स्पिरिचुअल स्टेट फील कराना। इस किताब का लेआउट भी अनयूजुअल है। वर्ड्स कभी बड़े लिखे हैं, कभी छोटे, लाइंस कभी ऊपर नीचे जाती हैं, कभी बीच में सिंबल्स बन जाते हैं। ये सब आपको रिमाइंड करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक रिजिड सिस्टम नहीं है बल्कि एक फ्लोइंग एक्सपीरियंस है। रियल लाइफ में भी सोचिए, कितनी बार आपने किसी ड्राइंग या पेंटिंग को देखकर वर्ड से ज्यादा गहराई महसूस की है। कभी कभी एक तस्वीर हमें वो एहसास दिला देती है जो 1000 शब्द नहीं कर पाते। बी हियर नाउ इसी प्रिंसिपल पर बना है। इसलिए रामदास की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मेडिटेट करने, ऑब्जर्व करने और फील करने के लिए है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें वर्ड्स और आर्ट मिलकर आपके अंदर की चेतना को टच करते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं, बी हियर नाउ इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ डोरवे टू एन एक्सपीरियंस। चैप्टर 12, प्रैक्टिकल विजडम फॉर डेली लाइफ। रामदास की टीचिंग्स का असली मकसद सिर्फ फिलॉसफी समझना नहीं बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। बी हियर नाउ का मतलब यही है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। लेकिन सवाल यह है, हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें? सबसे पहला स्टेप है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह प्रेजेंट रहना। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हो तो फोन स्क्रॉल करते हुए या फ्यूचर की टेंशन लेते हुए मत खाओ। बस अपने खाने को ऑब्जर्व करो, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर। उस पल में रहो। आप देखोगे कि वही खाना एक नई एक्सपीरियंस बन जाएगा। इसी तरह चलना भी एक प्रैक्टिस हो सकता है। अक्सर हम चलते समय माइंड कहीं और होता है, लेकिन अगर आप बस अपने कदमों की आवाज, अपनी सांसों की रिदम और आसपास की हवा को महसूस करते हुए चलो तो आप इंस्टेंटली काम और सेंटर्ड फील करोगे। लिसनिंग भी एक पावरफुल माइंडफुलनेस हैबिट है। हम अक्सर लोगों को सुनते नहीं बल्कि उनके बोलते समय ही अपने जवाब सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सामने वाले को सुनो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप गहरा होगा बल्कि आपको खुद भी शांति महसूस होगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग की।
आज की दुनिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है। हमारा माइंड हर वक्त दौड़ता रहता है। क्या होगा अगर एग्जाम खराब गया तो? क्या होगा अगर कल प्रमोशन न मिला? ये कांस्टेंट वरी हमें प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देती है। रामदास कहते थे, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पॉज करो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, बी हियर नाउ। एक छोटा सा रियल लाइफ टिप यह है कि जब भी आपको लगे कि आपका माइंड अनकंट्रोलेबली दौड़ रहा है, तो बस 5 सांसों पर फोकस करो। अंदर की सांस को महसूस करो, बाहर निकलती सांस को ऑब्जर्व करो। 5 ब्रेथ्स के बाद आप नोटिस करोगे कि माइंड थोड़ा शांत हो गया है। यही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकालती है। रामदास का मैसेज क्लियर है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम खुद उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर हम हर पल में पूरी तरह जीना सीख लें, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो, काम करना हो या किसी को सुनना हो, तो हमारी जिंदगी सिंपल, पीसफुल और मीनिंगफुल बन सकती है। बी हियर नाउ का असली जादू इसी में है, हर ऑर्डिनरी पल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देना। चैप्टर 13, इम्पैक्ट ऑफ द बुक। जब बी हियर नाउ पहली बार 1971 में पब्लिश हुई, तो इसने वेस्टर्न दुनिया में जैसे एक क्रांति ला दी। उस समय अमेरिका और यूरोप में लोग मटेरियल सक्सेस तो पा रहे थे, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस कर रहे थे। ड्रग्स, पार्टीज, वेल्थ, इन सब के बावजूद उन्हें असली शांति नहीं मिल रही थी। और तभी ये किताब आई, जिसने स्पिरिचुअलिटी को एक नए अंदाज में इंट्रोड्यूस किया। रामदास ने इस किताब के जरिए वेस्ट के युवाओं को दिखाया कि हैप्पीनेस और फ्रीडम बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। इसने लाखों लोगों को मेडिटेशन और योगा जैसी प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए इंस्पायर किया। जो कॉन्सेप्ट्स पहले सिर्फ इंडिया और ईस्टर्न ट्रेडिशंस तक सीमित थे, जैसे कर्मा, माइंडफुलनेस, भक्ति, वो वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा बनने लगे। यूथ, जो उस समय रिबेलियन के दौर में था, उसे इस किताब ने एक नया रास्ता दिया। वो ड्रग्स और एस्केपिज्म से बाहर निकलकर मेडिटेशन और इनर पीस की ओर बढ़े। इमेजिन कीजिए, एक पूरा जेनरेशन अचानक ये सीख रहा था कि रियल रेवोल्यूशन बाहर सिस्टम बदलने से नहीं, बल्कि अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू होता है। इस किताब का असर इतना गहरा था कि आज भी वेस्टर्न दुनिया में योगा स्टूडियोज, मेडिटेशन सेंटर्स और माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स इतने पॉपुलर हैं। और इसकी जड़ें कहीं न कहीं भी हियर नाउ और रामदास की टीचिंग्स में मिलती है। अब सवाल यह है, आज के समय में यह किताब क्यों रेलेवेंट है? जवाब सिंपल है, क्योंकि आज भी हम वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ आसान की है, लेकिन माइंड और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हम हर वक्त फ्यूचर की टेंशन और पास्ट के रिग्रेट्स में फंसे रहते हैं। ऐसे में भी हियर नाउ का मैसेज आज भी उतना ही पावरफुल है जितना 50 साल पहले था। यह हमें याद दिलाता है कि असली फ्रीडम और पीस किसी अचीवमेंट, स्टेटस या गैजेट में नहीं, बल्कि इस पल में है। प्रेजेंट मोमेंट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रामदास की ये किताब सिर्फ एक जेनरेशन नहीं, बल्कि हर जेनरेशन के लिए टाइमलेस गाइड है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, रामदास की ये किताब भी हियर नाउ हमें एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाती है। प्रेजेंट मोमेंट ही असली गिफ्ट है। हम अक्सर अपनी जिंदगी पास्ट की मिस्टेक्स और फ्यूचर की वरीज में खोकर बिता देते हैं, लेकिन सच ये है कि ना तो पास्ट वापस आएगा और ना ही फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है। हमारे पास सिर्फ ये पल है, यही अब, यही मोमेंट। रामदास ने अपनी जर्नी से हमें दिखाया कि चाहे हार्वर्ड प्रोफेसर की सक्सेस हो या साइकेडेलिक्स का थ्रिल, अगर हम प्रेजेंट में जीना नहीं सीखते तो सब अधूरा है। लेकिन जैसे ही हम यहां और अभी को अपनाते हैं, हमारी लाइफ में क्लैरिटी, पीस और जॉय अपने आप आ जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से बस 5 मिनट का टाइम निकालकर पूरी तरह प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करो, चाहे वो खाना खाते वक्त हो, चलने के दौरान या सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करते हुए।
वो 5 मिनट आपकी पूरी एनर्जी बदल सकते हैं। धीरे धीरे वही हैबिट आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज से ही शुरू करो। पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर की चिंता मत करो। बस 5 मिनट कॉन्शियसली बी हियर नाउ प्रैक्टिस करो। आप खुद महसूस करोगे कि असली फ्रीडम, असली हैप्पीनेस और असली शांति बाहर नहीं, बल्कि इसी पल में छिपी है। याद रखिए, प्रेजेंट मोमेंट ही असली गिफ्ट है और यही गिफ्ट आपकी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है।